स्वागत दोस्तों, आगे के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी, बोली करो और मरो की है लड़ाई। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्यों बोल रही है और उसके बाद दिल्ली आने वाली है ममता बनर्जी, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीबीएसई के अध्यक्ष का ट्रांसफर, सीबीएसई के सचिव का ट्रांसफर, लेकिन मंत्री पर नहीं ली गई कोई एक्शन। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, जिसे लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसके जिम्मे पूरे तमिलनाडु की जिम्मेदारी बीजेपी दे रही थी, अचानक से उसने अपना 5 पन्नों का इस्तीफा देते हुए मोदी, योगी और तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को खंडन कर दिया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में क्या शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होने वाले हैं, संजय राउत के बयान को लेकर चर्चाएं हो रही है तेज। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी घर में बैठकर राजनीति करने वाली नेत्री नहीं है, बल्कि सड़कों पर लड़ने वाली स्ट्रीट फाइटर है, और इसीलिए ममता बनर्जी का सरकार से बाहर होना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। दोस्तों ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले को लेकर पूरे प्रदेश भर के अंदर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। दोस्तों कोलकाता के अंदर उनको माइक से बोलने से रोका जाने की कोशिश की गई दोस्तों, और इसके बाद धरना स्थल पर भी पुलिस वाले बड़ी संख्या में तैनात किए गए और परमिशन तक नहीं दी गई। इसके बावजूद ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आने वाले दिनों की राजनीति को लेकर स्पष्ट तौर पर बोलती हुई नजर आई कि अब लड़ने और मरने का टाइम आ चुका है, यानी लड़ो और मरो का कॉल देते हुए उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमारी लड़ाई और ज्यादा आगे जाने वाली है, यानी संघर्ष बहुत तगड़ा होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से डटकर मुकाबला करने के लिए बोला है दोस्तों। और ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को बंगाल के अंदर 6 महीने का टाइम भी नहीं देना चाहती। कारण यह है दोस्तों कि बंगाल के अंदर उनके भतीजे पर भाजपा के नेताओं के द्वारा हमला किया गया, और अब ममता बनर्जी कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकती है, इसीलिए पूरी तरीके से संघर्ष की कहानी शुरू कर दी गई है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है दोस्तों, वैसे ही खबर दिल्ली से सामने आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए सारे के सारे दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। लगभग 2 साल के बाद बैठक होने जा रही है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत रणनीति पर काम कर रही है दोस्तों। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जो विपक्षी दल के नेताओं की उपलब्धता के आधार पर आगामी 6 तारीख को, यानी 6 जून को या 8 जून को बैठक होने वाली है दोस्तों। दोनों में से एक डेट तय किया जाएगा। सारे नेताओं से पूछा जा रहा है कि उनके पास कब टाइम है, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लेकिन 7 तारीख को राहुल गांधी अपने घर में रात्रि भोज करेंगे दोस्तों, यानी राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन के सारे नेता एकजुट होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की उपलब्धता के आधार पर 6 या 8 तारीख को बैठक होगी, लेकिन बैठक जरूर होगी दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर में यह बैठक होने जा रही है कि महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दलों तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को पश्चिम बंगाल और डीएमके को तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होना पड़ा है, और जिससे विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने और बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए संयुक्त बैठक को बुलाया गया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विभिन्न दलों के नेताओं से संपर्क किया है दोस्तों, और उनसे इस पूरे मामले पर भाग लेने के लिए बोला जा रहा है, यानी बैठक में भाग लेने के लिए बोला जा रहा है। जब सामने से विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या होगा, तो स्पष्ट तौर पर बोला जा रहा है कि हम लोग नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, और दूसरा सीबीएसई में जो ओएसएम स्कीम के तहत बच्चों को परेशान किया जा रहा है, बच्चों के मां कम आए हैं और जिस पर अब कार्रवाई के नाम पर कई सारे लोगों को ट्रांसफर किया गया है, उस मामले पर अब बीजेपी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लेने का एक बड़ा मुद्दा है, और देश के अंदर लगातार ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। ये सारे ऐसे मामले हैं दोस्तों, जिस पर इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर होने वाला है। 15 मुख्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे दोस्तों। टीएमसी की सुप्रीमो, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों मौजूद रहेंगे। ऐसा ही दोस्तों अलग अलग पार्टी के लोगों को भी न्योता दिया जाएगा, चाहे नवीन पटनायक हो या फिर वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी हो, या फिर बीआरएस पार्टी के नेता को बुलाए जाने का मामला हो, या वाम मोर्चा के लोगों को बुलाए जाने का मामला हो दोस्तों। सबको बुलाने के लिए इन्विटेशन का कार्ड भेजा जा रहा है, जिसमें से ममता बनर्जी अगर मौजूद रहेंगी तो ये एक बड़ा मैसेज आएगा इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि करो या मरो का कॉल देने वाली ममता बनर्जी अब साफ तौर पर आने वाले दिनों के अंदर संघर्ष को और तेज करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ऑन स्किंग मार्किंग को लेकर जिस तरीके से आम जनता को खासकर दोस्तों युवाओं के साथ में भाजपा सरकार ने सीबीएसई ने एक धोखा किया और बच्चों को कम मार्क्स दिए दोस्तों, नंबर कम दिए, जिससे बच्चों का भविष्य 12वीं पास करने वाले बच्चों का भविष्य और 12वीं में कुछ नंबर से फेल हुए बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है दोस्तों। 75% जिन बच्चों को चाहिए उनमें भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर पहले जब टीचर चेक किया करते थे, यानी अध्यापक चेक करते थे, अपने हिसाब से मार्क्स देते थे, नंबर देते थे, लेकिन अब ऑन स्क्रीन चेकिंग में जबरदस्त तरीके का घपला सामने आया। राहुल गांधी
गांधी ने सवाल उठाए तो उसके बाद अब बीजेपी के लोग बैकफुट पर चले गए दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय ने कुछ कदम उठाते हुए सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं उनका ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, यानी जो सीबीएसई के डायरेक्टर है उनका ट्रांसफर कर दिया गया और जो सचिव है, सेक्रेटरी है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया और एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। और असल में अगर कोई जिम्मेदार है तो शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री के ऊपर तो दोस्तों थोड़ी बहुत कार्रवाई भी नहीं हुई, यानी धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरीके से सुरक्षित है। अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है जो एक तरीके से सजा नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल आईएएस अधिकारी को इधर से उधर भेजा गया है। इसमें कोई सजा दूर दूर तक ना तो अधिकारियों को मिला है दोस्तों, लेकिन नाम मात्र के लिए ही सही कम से कम अधिकारियों का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन मंत्री के ऊपर तो रत्ती भर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मांग आज भी वही है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे, न्यायिक जांच हो, यानी देश के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। ये मांग कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाएगी। अगर प्रधानमंत्री को 18 लाख सीबीएसई के बच्चों की छात्रों की परवाह है तो धर्मेंद्र प्रधान जी कब पोस्ट से इस्तीफा देंगे या कब हटाया जाएगा, इसका जवाब दे नरेंद्र मोदी। इस पर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से भी कहा गया कि सीबीएसई अध्यक्ष का ट्रांसफर, सीबीएसई के सचिव का ट्रांसफर, लेकिन ओएसएम घोटाले का असली जिम्मेदार अभी सुरक्षित है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी एकदम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं और ये जवाबदेही नहीं है बल्कि कवर अप करने वाली बात है। एनएसयूआई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी और स्वतंत्र जांच और छात्रों को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगी, यानी एनएसयूआई का आंदोलन लगातार जारी रहेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो नाखून काटकर शहीद घोषित करने वाली बात है, यानी कार्रवाई कुछ नहीं की गई और धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश के नाम पर मीडिया में, प्रिंट में रिपोर्टें छपा दी गई कि बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया, बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया और केवल ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया गया है अधिकारियों का, जो 2-3 साल में वैसे भी हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से नरेंद्र मोदी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रोका जाए, लेकिन दोस्तों लड़ाई लगातार इंडिया गठबंधन की जारी रहेगी और अब तो इंडिया गठबंधन पार्टी के लोग हैं और 8 तारीख को आ रहे हैं, तो अब तो असली दंगल दिल्ली में शुरू होगा, खासकर पेपर लीक और ओएसएम स्कीम के मामले को लेकर। साथ ही साथ तमिलनाडु को लेकर बीजेपी के लोग जमकर ज्ञान बांट रहे थे दोस्तों। भाजपा का दावा था कि तमिलनाडु के अंदर क्योंकि 95% से ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीत जाएगी। और ऊपर से दावा यह भी चल रहा था कि क्योंकि अगर देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मंदिर अगर कहीं पर है दोस्तों तो तमिलनाडु राज्य के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत जाना चाहिए था। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है दोस्तों। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो पेरियार और अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ मानी जाती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो संघ की विचारधारा वाली, मनुवाद की विचारधारा वाली पार्टी है, उसको तमिलनाडु के अंदर जनता घुसने तक नहीं देती दोस्तों। बीजेपी सोच रही थी कि एक युवा आईपीएस अधिकारी को वीआरएस दिलवाकर, यानी उनको रिटायर करवाकर तमिलनाडु की राजनीति में लेकर आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ जाएगी तमिलनाडु में। और के अन्नामलई को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मैदान में उतारा, लेकिन बाद में पता चलता है कि के अन्नामलई को आगे करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु की राजनीति में कोई अता पता नहीं है दोस्तों। इसके बाद अब तमिलनाडु के अंदर के अन्नामलई के इस्तीफे की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यानी इन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने का फैसला लिया है दोस्तों। खबरों के मुताबिक ये अन्नामलई तमिलनाडु के अंदर अपने जन्मदिन के मौके पर एक नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं दोस्तों। उनके करीबी सहयोगियों का दावा है कि यह प्रस्तावित पार्टी तमिल प्रथम विचार पर आधारित होगी और खुद को एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में पेश करेगी। सूत्रों के अनुसार नई पार्टी को अगले 6 से 8 महीने के भीतर लॉन्च किया जाने की संभावना है और यह संगठन तमिलनाडु के द्रविड़ पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए एक राजनीतिक विकल्प के रूप में काम करने की कोशिश करेगा। तमिल पहचान पर आधारित मंच बनाया जाएगा, यानी अभी तक ये अन्नामलई को लग रहा था कि बीजेपी का सिंबल लेकर, यानी चुनाव चिन्ह भाजपा का लेकर जाएंगे तो आम जनता उनको स्वीकार कर लेगी दोस्तों। लेकिन तमिलनाडु की जनता भारतीय जनता पार्टी का सिंबल देकर, यानी कमल चुनाव चिन्ह देकर दूर से ही भाग जाती है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। और अब के अन्नामलई तमाम प्रयास के बावजूद समझ गए कि कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी के सिंबल पर, तो इसके बाद फैसला लिया गया है कि अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करेंगे दोस्तों। हालांकि तमिलनाडु के लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि जिस नेता का भारतीय जनता पार्टी के अंदर लालन पोषण हुआ है दोस्तों, यानी जिसने अपनी राजनीति बीजेपी के अंदर सीखी है, तो तमिलनाडु के लोग कभी उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते या उस व्यक्ति को तमिलनाडु के लोगों के हित में काम करने वाला व्यक्ति नहीं मान सकता। और इसीलिए तमिल फर्स्ट की बात करें या कुछ भी करे, आम जनता तो इनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अन्नामलई का जन्म भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ है, यानी राजनीतिक जन्म जो उनका हुआ है, राजनीतिक तौर पर जो उन्होंने सब कुछ सीखा है वो बीजेपी के अंदर सीखा है और इसीलिए तमिलनाडु में उनको कोई भी जगह मिलने वाली नहीं है, चाहे वो अगला संगठन कुछ और बना ले। जो भी आपकी राय है दिक्कत जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र में इस समय विधान परिषद के चुनाव को लेकर सियासत तेज है दोस्तों। शिवसेना यूबीटी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गए असंतुष्ट नेताओं को घर वापसी का खुला ऑफर दिया है दोस्तों। संजय राउत ने शिंदे के नेताओं को खुला ऑफर दिया है दोस्तों। संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के असंतुष्ट नेताओं से कहा कि 2022 में जो भी लोग शिवसेना यूबीटी को छोड़कर गए, यानी एकनाथ शिंदे के साथ गए, उद्धव ठाकरे को छोड़कर गए, अगर उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना
यूबीटी के दरवाजे पर आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि राउत ने एक बड़ी शर्त रखी है दोस्तों, उन्होंने शर्त ये रखा है कि कुछ गद्दारों को पार्टी में दोबारा किसी भी कीमत पर शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कुछ एक को छोड़कर बाकियों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों अहिल्यानगर के शिरडी में मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है। संजय राउत ने जो बयान दिया दोस्तों वो शिवसेना शिंदे गुट के नेता अब्दुल सत्तार के उस बयान के बाद आया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी के हाथ पैर काट दिए, उसने छत्रपति संभाजी नगर जिले में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का सिर ही काट दिया। सत्तार ने यह भी कहा कि यदि बड़ा भाई ही उन्हें खत्म करने पर तुल गया हो तो शिंदे और बीजेपी गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। इस सवाल पर कि क्या दोनों शिवसेना दलों में एक बार फिर से एकजुटता देखने को मिलेगी, तो सत्तार ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मूल गठबंधन में बीजेपी कभी बड़ा भाई नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि जो हमारी शिवसेना थी असली वाली, जो डिवाइड नहीं हुई थी, वो सबसे बड़ी पार्टी थी और भाजपा अब हमारी पार्टी के कमजोर होने की स्थिति का फायदा उठाकर हमारे ऊपर दबाव बना रही है। तो ऐसे में दोस्तों अब्दुल सत्तार के बयान के बाद संजय राउत का ये बयान कहीं ना कहीं एक तरीके से निमंत्रण है उन सबको कि आइए साथ में मिलकर पुरानी शिवसेना को खड़ा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टीवी स्टूडियो में बैठकर ये जोर जोर से चिल्लाना कि कांग्रेस पार्टी कहां है, विपक्ष तो दिखाई नहीं देता, विपक्ष कमजोर है, मोदी और बीजेपी को विपक्ष हरा नहीं सकता। दोस्तों उन लोगों के लिए करारा तमाचा लगातार इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग मार रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस एक बार फिर से महाराष्ट्र में कई जगह विरोध करता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। बीते दिन कोल्हापुर में कर रहे थे, उसके बाद महाराष्ट्र की मुंबई की सड़कों पर भी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। दोस्तों बड़ी बात यह ये प्रदर्शन बैरिकेडिंग को छलांग लगाते हुए किया जा रहा था और एक तरीके से मुंबई कांग्रेस और मुंबई युवा कांग्रेस अपनी ताकत दिखाते हुए कह रहा था कि आज मुंबई की सड़कों पर इंडियन यूथ कार्यकर्ताओं ने देश के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी है और धर्मेंद्र प्रधान खुद को बचाने के लिए सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव की बलि चढ़ा रहे हैं। प्रधान तुम कितने भी मोहरे बदल लो, लेकिन तुम्हारी कुर्सी जब तक खाली नहीं होगी तब तक हम दम नहीं लेंगे। और आज मुंबई में युवा कांग्रेस मोर्चा में शामिल होने के बाद उदय भानुचिब के द्वारा यह बयान दिया गया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने वाली है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के 50 विधायकों के पार्टी बदलने को लेकर गोदी मीडिया में दावे चल रहे हैं। दोस्तों जो अपडेट है वो ये की ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में 2 गुट बंटने का दावा चल रहा है। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खड़े होकर पार्टी में कू कर रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर बगावत कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया है कि आज ये सारे विधायक विधानसभा के स्पीकर के पास गए, यानी बीते दिन की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि 3 मांग की जा रही है। पहला ये है कि हमारे पास यानी जो बागी 2 विधायक गए हैं, जिसमें ऋतव्रत विधायक है और संदीपन साहा विधायक है, ये दोनों के दोनों स्पीकर से बोल रहे हैं कि हमारे पास 50 विधायकों का समर्थन है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष हो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के द्वारा तय किए गए नेता चक्रवर्ती नहीं होने चाहिए, यानी शोभन देव चक्रवर्ती का नाम आगे किया गया था। उसका विरोध करते हुए कहा गया कि हमसे पूछे बिना ही हमारे नाम का सिग्नेचर कर दिया गया, फर्जी सिग्नेचर, और स्पीकर के सामने देकर बोला गया कि नेता विपक्ष के तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय को अगला नेता विपक्ष बनाया जाना चाहिए। इसका विरोध किया गया। दोस्तों अब ये जो 2 बागी विधायक है, ये एक तो 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों 50 विधायक तो छोड़िए, इनके पास 2 के सिवा और विधायक होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी पार्टी और खासकर तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी पर दबाव बनाने के लिए सारे के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ममता बनर्जी से बंगाल में बैर करने का मतलब यह है कि जंगल में रहकर शेर से बैर करना, और इसीलिए कोई भी नेता बमुश्किल ही हिम्मत जुटा पाएगा कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करे दोस्तों, और ममता बनर्जी को चुनौती दे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी का कंट्रोल है और गोदी मीडिया वाले चाहे जो मन करे वो भ्रम फैलाते रहे, और ये गोदी के द्वारा किए जा रहे दावे से स्थिति नहीं बदलती है। ममता बनर्जी आज भी तमिलनाडु के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो लीडर है दोस्तों, यानी सर्वो सर्वा है, और ये स्थिति बदलेगी नहीं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जौनपुर में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों। पार्टी के कई वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है दोस्तों। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। जौनपुर में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कई महिला नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बीजेपी के जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने सबको सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी में शामिल होने में आम आदमी पार्टी जो जिला सचिव अनिता श्रीवास्तव है, उनका नाम है, महिला जिला अध्यक्ष अनिता मिश्रा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष साधना त्रिपाठी और प्रियंका दुबे प्रमुख रूप से शामिल हुई हैं दोस्तों। और बीजेपी नेताओं ने सभी को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया है। बीजेपी में शामिल होने वाली महिला नेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से आम आदमी पार्टी के कार्यशैली से नाराज चल रही थी और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर 2027 के चुनाव को लेकर अपने अब कार्यकर्ताओं पर तो बीजेपी का भरोसा रहा नहीं है दोस्तों। 2024 के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, तब से अब बीजेपी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ में लेकर आ रही है, लेकिन इससे क्या वास्तविकता बदलेगी, स्थिति बदलेगी, एक बड़ा सवाल रहेगा।
रहेगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए बीते दिन जाते हैं दोस्तों। और ये रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें पंजाब की ग्राउंड रियलिटी के बारे में यानी जमीन की हकीकत के बारे में बताया गया है कि राजनीति में किस नेता की क्या स्थिति है, यानी जमीन पर उसकी क्या स्थिति है। कई नेता ऐसे हैं दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी में बड़े पोस्ट पर है लेकिन अपने इलाके में चुनाव नहीं जीत पाते। उन सारे लोगों का हकीकत सबके सामने रख दिया गया है, पार्टी आलाकमान को बता दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू ने पंजाब के अंदर ये सर्वे करवाया है। उस आधार पर अब देखते हैं पार्टी आलाकमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। दोस्तों प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा जो विरोध किया गया था और कई सारे नेता जो पार्टी में बड़े पोस्ट पर है और अपने क्षेत्र में नहीं जीते, उस बात का उन्होंने खंडन किया था, इस बात पर विरोध जताया था। इसके बाद अब देखते हैं आगे क्या कदम उठाया जाता है, क्या नए तरीके से संगठन में बदलाव होगा। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर जो रिपोर्ट पंजाब की दी गई है सुनील कोनुगोलू के द्वारा दोस्तों, उस रिपोर्ट के बाद एक बात जो तय दिखाई दे रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेताओं को भी साथ में लाकर 2017 के चुनाव की तरह जीतने की कोशिश करेगी दोस्तों। इसके लिए एक जो चेहरा जो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कैप्टन साहब को अपनी पार्टी में लाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा से उनका साथ दिया और ये भी दावा उन्होंने किया कि गांधी परिवार हमेशा से साथ में खड़ा रहा और कांग्रेस में काम करने का तरीका और बीजेपी में काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में कैसे आजादी के साथ काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी में कैसे दबाव होता है कि क्या बोलना है और किस तरीके से काम करना है। दोनों में काम करने का तरीका अलग अलग है। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के दरमियान भी उनसे ये पूछने नहीं आए कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति रखनी है। और बाद में बीजेपी जब 2024 का चुनाव पंजाब में हार दोस्तों तो मौका मिला कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी को एक्सपोज करने का दोस्तों, उन्होंने इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा। ऐसे में आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि कैप्टन साहब की कांग्रेस पार्टी में वापसी होनी जरूरी है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के नेता आजकल सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों टीवी चैनल हर जगह पर एक्सपोज होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी जो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों, आज तक के कार्यक्रम में जिसमें अंजना ओम कश्यप एंकर थी। वहां पर सीबीएसई के एक छात्र मौजूद थे। छात्र ने कुछ सवाल पूछा और इस सवाल पर आनाकानी करने लगे भाजपा के नेता प्रदीप भंडारी। दोस्तों आपको बता दें कि छात्र अर्घम जैन ओर से सवाल पूछा गया कि सीबीएसई हमारी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते? तो प्रवक्ता बीजेपी का नेता जवाब देते हुए प्रदीप भंडारी बोलते हैं कि सीबीएसई ने आप लोगों की मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर आप लोग कॉल करके अपनी सारी शिकायतें कर सकते हैं। छात्र कहते हैं कि हमने कई बार फोन किया, फोन तो लगता ही नहीं है, नंबर लगता ही नहीं है, हमेशा बिजी आता रहता है। तो इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ठीक है नंबर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आपके लिए हमारी सीएससी ने एक ईमेल भी जारी किया है, आप लोग ईमेल के माध्यम से शिकायत दे सकते हैं। इस पर विद्यार्थी ने कहा, स्टूडेंट ने कहा कि 10 दिन पहले मैंने मेल डाला था, यानी 10 दिन पहले मैंने उनको शिकायत की थी, मेल के माध्यम से की थी और उसी मेल के माध्यम से की थी जो जारी किया गया है, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया, 10 दिन तो बीत गए। तो इसके बाद बीजेपी का नेता आप बगले झांकने लगा दोस्तों, उसके पास कोई जवाब भी तो नहीं है। इससे एक बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग बिना तैयारी के आ जाते हैं दोस्तों। जो जनता की असली मुद्दे हैं, जो खासकर युवाओं के असली मुद्दे हैं दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को लगता है कि कुछ भी बोलकर मामले को मोड़ देंगे और वास्तविकता एकदम अलग है दोस्तों। खासकर जो युवा जनता है, खासकर सीबीएसई और 12वीं नीट के पेपर की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वे सबसे ज्यादा इससे परेशान चल रहे हैं दोस्तों। आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने सोमवार को कहा कि मंत्री परिषद में उनका नाम नहीं आया, उसे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। देवनाथ ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उनके लिए विधायकी या फिर मंत्री का पोस्ट ज्यादा जरूरी नहीं है, वो ये चाहती है कि न्याय उनकी बेटी के साथ होना चाहिए और न्याय तभी सुनिश्चित होगा जब जांच सही से होगी और इसके लिए जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। लोग ये दावा कर रहे थे कि उनको महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देवनाथ को मौका नहीं दिया। इस पर उन्होंने कहा कि वो चाहती है कि न्याय हो और किसी महिला के साथ में कोई भी अपमान नहीं होना चाहिए पूरे बंगाल के अंदर। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ उत्तराखंड गोवा के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बदलने को लेकर चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस पार्टी ने 2022 के अंदर अध्यक्ष रहे दोनों नेताओं को वापस मौका दिया है और पंजाब में किसी नए चेहरे को मौका दिए जाने को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है दोस्तों और ये इसी बात से पता चलता है कि पार्टी सर्वे के आधारित फैसला लेने जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के अंदर बंगले का मोह है या कुछ और है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड जो आरजेडी से हमेशा जोड़कर देखा गया है दोस्तों, इस बंगले को खाली करने का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में सिद्धरमैया अपना बंगला नहीं छोड़ना चाहते। ये खबर कर्नाटका से है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार से डील की है कि दिसंबर 2028 तक मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास कावेरी में वो खुद रहेंगे। इस वजह से डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद कावेरी बंगले में नहीं जाएंगे। तो अब यही मामला बिहार से भी सामने आ रहा है दोस्तों, जहां पर राबड़ी देवी अपना आवास नहीं छोड़ना चाहती। अब इसे लेकर
लेकर अलग तरीके के दावे चल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लालू यादव और 10 सर्कुलर रोड काफी ज्यादा पुराना नाम है, यानी लालू यादव को 10 सर्कुलर रोड से ही जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये विरासत का हिस्सा है। तो इसीलिए लालू यादव जी की पार्टी के लोग इस विरासत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही मायावती के सरकारी बंगले का भी एक मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बावजूद मायावती को आवंटित सरकारी बंगले को लेकर विवाद खड़ा हुआ। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव के आवास को लेकर विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी सरकारी आवास खाली करना पड़ा था। अखिलेश यादव को लेकर भी विवाद हुआ था। दोस्तों ऐसे ही एनडी तिवारी को लेकर भी सवाल हुआ था और जयललिता को लेकर भी, जगदीश शेट्टार को लेकर भी सरकारी आवास पर विवाद हुआ था। तो ऐसा पहली बार नहीं है, जो बड़े बड़े नेता कई दिनों तक एक ही बंगले में रहते हैं दोस्तों, वो अमूमन बंगला छोड़ना नहीं चाहते। और राबड़ी देवी से जुड़ा हुआ मामला कुछ ही तरीके का है और इसलिए बार बार बीजेपी के लोग इस मामले पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहते हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने अडानी को कानूनी रूप से चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। अडानी को दिए गए जेपी एसोसिएशन के संपत्ति के फैसले को लेकर चैलेंज किया गया था दोस्तों, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि अनिल अग्रवाल के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।